गुड इवनिंग, मैं हूं बैरिस्टर हुमा प्राइस और आप देख रहे हैं अदालत, जो वीनस टीवी पे हर बुध की शाम आप 6 से 7 बजे तक देखते हैं। इस प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको लाइफ इन द यूके के बारे में कुछ मालूमात देती हूं और वो उस लाइफ इन द यूके से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है जो टेस्ट आप लोग लेते हैं। तो आज लाइफ इन द यूके के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ विज़िट वीज़ाज़ के हवाले से। विज़िट वीज़ाज़ पे हमारी काफ़ी बात हुई है, लेकिन ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे और भी बहुत सारी बात हो सकती है। तो विज़िट वीज़ा के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले जो लोग इंग्लैंड आना चाहते थे, वो एक ज़माना ऐसा था कि बग़ैर वीज़ा लिए, बग़ैर एंट्री क्लियरेंस लिए हीथ्रो पर आ सकते थे। हीथ्रो पर वो बताते कि हमें यहाँ इतने दिन रहना है, हीथ्रो पे उनको स्टैंप लग जाता, वो मुल्क में आते, रहते और चले जाते। ये काफ़ी अरसे तक इस तरह चला कि लोग आए चले गए, कुछ लोग यहाँ पे रह गए। उसके बाद फिर एंट्री क्लियरेंस शुरू हुआ, जिसमें लोगों को इस मुल्क में पहुँचने से पहले वीज़ा लेना पड़ता था अपने मुल्क से, चाहे वो एशिया से आ रहे हों, चाहे अफ्रीका से आ रहे हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हों। उनको मुल्क में आने से पहले अपनी एंट्री क्लियरेंस करानी पड़ती थी, उसके बाद ही वो मुल्क में एंटर कर सकते थे। अगर ऐसे कुछ लोग होते थे जो किसी तरह वहाँ से प्लेन्स में चढ़ के यहाँ पहुँच जाते थे, तो उन्हें एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया जाता था और डिटेन करके उन्हें वापस भेज दिया जाता था। तो ये एंट्री क्लियरेंस का सिस्टम जो है ये रिलेटिवली न्यू है और ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये 1971 की इमिग्रेशन एक्ट के बाद शुरू हुई हैं, क्योंकि इमिग्रेशन लॉ जो है उसकी सबसे मेन एक्ट जो है वो है इमिग्रेशन एक्ट 1971, जिसके बाद इमिग्रेशन कंट्रोल होना शुरू हो गया। इससे पहले कोई इमिग्रेशन कंट्रोल नाम की चीज़ इतनी ज़्यादा इस मुल्क में नहीं थी। तो विज़िट वीज़ाज़ जो थे उनको दो कैटेगरीज़ में तब्दील किया गया। एक कैटेगरी वो थी जो जनरल विजिटर्स होते थे, जिनका यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं होता था, वो आते थे यहाँ पर सैर तफरी करने, शॉपिंग करने, वो सब करके वापस चले जाते थे। और जो दूसरी कैटेगरीज थी वो थी फैमिली विज़िट्स, जिसमें बहुत सारे लोग जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पे सेटल थे, तो उन रिश्तेदारों से मिलने के लिए लोग आना चाहते थे, तो उसको फैमिली विज़िट वीज़ाज़ कहा जाता था, जो एक स्पॉन्सर यहाँ से स्पॉन्सरशिप की एक डॉक्यूमेंट भेजता था, जिसके बेसिस पे वहाँ से आने वाले रिश्तेदारों को यहाँ पे आने के लिए वीज़ा या एंट्री क्लियरेंस मिल जाया करता था। तो इन दोनों कैटेगरीज़ में पहले राइट ऑफ अपील होता था, और अगर इन कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरी को भी रिफ्यूज़ कर दिया जाए तो वो एक कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंटेशंस कर सकते थे। फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जनरल विजिटर्स का जो राइट ऑफ अपील था वो ले लिया गया और जनरल विजिटर्स अपील नहीं कर सकते थे, लेकिन फैमिली विजिटर्स का राइट ऑफ अपील फिर भी मेंटेन रहा। और इनफैक्ट फैमिली विजिटर्स का जो राइट ऑफ अपील था वो 2012 की जो चेंजेस आई हैं जब तक कायम था, और उसके बाद 2013 तक ट्रांजिशनल प्रोविजंस में फैमिली विजिट वीज़ाज़ की अपील्स चलती रहीं, क्योंकि जो एप्लीकेशंस 2012 की चेंजेस से पहले आ गई थी, अगर हाई कमीशन ने बाद में भी उन्हें डिसाइड किया तो उन्हें पुराने रूल्स और पुराने कानून के मुताबिक ही उन्हें डिसाइड करना पड़ा। अब आप लोग शायद ये सोचेंगे कि विजिटर्स के लिए इन्होंने इतना मुश्किल क्यों कर दिया कि कैटेगरीज बन गई, राइट ऑफ अपील्स लेनी। तो मैं इस बारे में आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को अपनी नज़र से देख रहे होते हैं, हम अगर बाहर से अपने आप को देखें तो हमें एक दूसरी तस्वीर नज़र आती है। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क में जो लोग रहते हैं, अगर उन्हें हॉलिडे के लिए कहीं जाना होगा और उन्हें वीज़े की ज़रूरत होगी तो वो एग्जैक्ट ड्यूरेशन लिखेंगे, अगर उन्हें 10 दिन के लिए जाना है या उन्हें 2 हफ्ते के लिए जाना है या उन्हें 1 महीने के लिए जाना है। जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन होगी उस हिसाब से वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखेंगे कि हम इतने अरसे के लिए चाहते हैं कि हमें वीज़ा दिया जाए। इसके बरक्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ये पता चला कि बहुत से लोग जो दूसरे मुल्कों से विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं और वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स पे एक मुद्दत लिखते हैं कि हम यहाँ 2 हफ्ते रहेंगे या 3 हफ्ते रहेंगे, उसके बाद वो यहाँ आ जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी वापस ही नहीं जाते। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो कानून में सख्ती आनी शुरू हो गई, क्योंकि लाइफ इन द यूके के बारे में आपको एक बात बताऊं कि इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर रूल ऑफ लॉ है। सब लोग जानते हैं कि उन्हें उस रूल के तहत रहना है, कानून है और उसको फॉलो करना है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे मुल्क में रहने वालों से बरतर हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। इंसान सब एक जैसे हैं, चाहे उनकी स्किन का कलर कुछ भी हो, खून उन सब का लाल होता है, वो सब एक जैसे होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं और जो हमारी परवरिश हुई होती है
उस हिसाब से हम बड़े होके बन जाते हैं। तो इस मुल्क में क्योंकि बचपन से लोग एक रूल्स के तहत रहते हैं, कानून के तहत रहते हैं, तो वो जब बड़े होते हैं तो उन्हें कानून की एक जिम्मेदारी उनके अंदर होती है। और एक और छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि यहाँ पर शॉपिंग करने का एक ऐसा सिस्टम है कि आप कैटलॉग्स मंगवा सकते हैं। बहुत मोटी मोटी कैटलॉग्स होती हैं जिनमें कपड़े भी होते हैं, फर्नीचर भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। तो एक बार कोई किसी दूसरे मुल्क से आए हुए थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। उन्होंने कैटलॉग में ऑर्डर करके कई चीज़ें मंगवा लीं, उसके बाद उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया और उन्होंने किसी भी चीज़ के पैसे नहीं दिए। यानी उनको ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी कि इस मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं वो इतनी सच्चाई से अपनी सोसाइटी, अपने माशरे को चलाते हैं कि वो इस तरह कैटलॉग वगैरह चीज़ें जो हैं वो भेज देती हैं। अब उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन इतनी है, हर चीज़ का हिसाब इतना रखा जाता है। मिसाल के तौर पे आपका एक लोकल इलेक्ट्रेट है, इलेक्ट्रेट में आपका नाम और आपका एड्रेस और ये सारी चीज़ें होंगी, आप कहाँ रहते हैं, आपकी पोस्ट कोड, ये सब, ये हर चीज़ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होगी। एतबार इसलिए किया जाता है, इसलिए नहीं कि वो ये समझते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप पे एतबार किया जाए, बल्कि उनको ये मालूम है कि आप कानून की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो अगर आपने कैटलॉग के पैसे पूरे नहीं दिए तो कैटलॉग वाले काउंटी कोर्ट जा सकते हैं, वो आपके ख़िलाफ़ एक ऑर्डर ले सकते हैं। वो ऑर्डर आप पे सर्व होगा, या तो आपको पैसे देने पड़ेंगे या एक बेलिफ आपके घर में आएगा और आपकी चीज़ें ले जाएगा आपके घर से आके। तो ये एक सिस्टम है जो इस मुल्क में चल रहा है और इसकी वजह यह है कि ये मुल्क एक बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पर लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं, एक हद तक अपने लीडर्स को चुनते हैं और फिर उसी हिसाब से वो उन्हें बदल भी सकते हैं। अगर वो उनकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरते तो उनको तब्दील भी किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम्स हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और क्योंकि लोगों को अपने फ्रीडम्स पसंद हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखते हैं और उसके एहसास को साथ लेकर आगे चलते हैं। तो जो लोग यहाँ पे विज़िटर बन के आए, और मैं जानती हूँ कि ये प्रोग्राम ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर विज़िटर बन के आए, या तो वो अपने साथ बच्चे लाए या फिर यहाँ पर उनके बच्चे हुए, उसके बाद वो यहाँ पर रहते रहे, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, बच्चों की एक लाइफ बन गई और उन्होंने वापस जाने का ख्याल तर्क कर दिया। हालांकि अगर आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स देखें, और ये चीज़ एक ऐसी है जब होम ऑफिस ने बहुत उठानी शुरू कर दी है, एप्लीकेशन फॉर्म्स में उन्होंने ये लिखा था कि हम 2 हफ्ते रहेंगे या 3 हफ्ते रहेंगे या 4 हफ्ते रहेंगे, जबकि जिस वक्त वो यहाँ पर आए उनकी नीयत ही ये नहीं थी कि वो यहाँ पर 3-4 हफ्ते रहेंगे। उनकी नीयत कुछ और थी, यहाँ पर आकर उन्होंने वो किया। तो जैसे यहाँ पर एक रूल ऑफ लॉ है और क़ानून के हिसाब से हर चीज़ चलती है, क्योंकि मुल्क ऑर्डर ही इस तरह किया गया है, ऑर्गेनाइज ही इस तरह किया गया है, इसी तरह यहाँ पर एक चीज़ और है, और वो है बच्चों की हिफाजत का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रवैया होता है। बहुत बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी सहूलतें होती हैं और बच्चों को नज़र में रख के बहुत सारे क़ानून जो हैं वो थोड़े से नरम भी कर दिए जाते हैं। तो इनमें से जो लोग आए, जो विज़िटर्स बन के आए और यहाँ पे रहते रहे, जिस हद तक उनके साथ बच्चे रहे उस हद तक उनके साथ कानून में ज़्यादा सख्ती नहीं की गई, क्योंकि यहाँ का कानून ये समझता है कि अगर माँ बाप कोई गलत काम करते हैं तो उसकी सज़ा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ये एक अकाउंटेबिलिटी का और हिस्सा है इस मुल्क की। तो बच्चों के लिए, बच्चों की मासूमियत की वजह से, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, स्कूल्स जाना शुरू कर दिया और एक उनकी प्राइवेट लाइफ यहाँ पे बन गई, इस वजह से हमेशा से उन लोगों के साथ जिन्होंने कानून तोड़ा यहाँ पे आने के बाद एक नरम रवैया बच्चों की वजह से किया गया। और कई दफ़ा हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह एक पॉलिसी होती थी पहले कि जिन लोगों के बच्चे होते थे 18 साल से कम के होते थे उनको होम ऑफिस रिमूव नहीं करता था, कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई लीव, कोई रहने की इजाज़त दे दी जाती थी। तो अब ये चीज़ कानून के अंदर आ गई है, एक कैटेगरी है जिसमें अगर बच्चे 7 साल इस मुल्क में रह गए हैं तो आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पहले ये एप्लीकेशन नहीं होती थी, पहले ये सिर्फ एक डिस्क्रेशनरी रीज़न होता था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकाउंट में लेकर यहाँ पे रहने की इजाज़त बच्चों की वजह से पूरी फैमिली को दे देते थे। तो ये बच्चे और क़ानून को फॉलो करना जो है ये एक साथ साथ चलता आ रहा है इस मुल्क में जहाँ तक कि इमिग्रेशन लॉ का ताल्लुक़ है। लेकिन इतने लोगों ने इस विज़िट वीज़ा को अब्यूज़ किया, इतने लोगों ने किया और इसकी तादाद इतनी बढ़ गई कि अखबारों में यहाँ तक आया है कि 80,000 लोग
यहाँ पर विजिटर्स बन के आए, यहाँ पर आकर उन्होंने झूठा असाइलम क्लेम किया और उसके बाद उन्होंने किसी न किसी तरह यहाँ पर रहने की वजह बना ली और वो यहाँ पर रह गए। 80,000 लोग जिनकी जान को कोई ख़तरा नहीं था अपने मुल्कों में, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर रह गए और उनको फिर इस मुल्क की पूरी सहूलतें जो हैं वो दस्तयाब हो गई। इस वजह से, क्योंकि मेनली मीडिया ने ये चीज़ें इतनी उछाली और टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी कुछ बने इस मौजू के ऊपर कि यहाँ की जो जनरल पब्लिक है वो काफ़ी तैश में आ गई, इसलिए इमिग्रेशन एक बहुत हॉट इशू बन गया और सारे पॉलिटिशियंस ने इमिग्रेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने वोट लेने को। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हॉट टॉपिक बनती है तो वो पॉलिटिशियन सबसे पहले उसको इस्तेमाल करते हैं अपने आप को आगे लाने के लिए। तो इमिग्रेशन के साथ भी यही हुआ, क्योंकि ये 80,000 बोगस असाइलम सीकर्स यहाँ पे रह गए, उनकी वजह से, कुछ इस वजह से कि बहुत सारे लोग जो इस मुल्क में आए जिन्होंने कानून तोड़ा, इमिग्रेशन लॉ तोड़ा, वहाँ भी वो नहीं रुके। उन्होंने इमिग्रेशन लॉ तोड़ने के बाद यहाँ का क्रिमिनल लॉ जो है उसको भी, यानी क्रिमिनल एक्ट्स किए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे दूसरे मुल्क से आने वाले शायद क्रिमिनल नहीं समझते या वो ऑफेंस नहीं समझते। मिसाल के तौर पे बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना, बग़ैर MOT के इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना। कुछ लोगों को लगेगा ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें, हम तो अपने मुल्क में 12-13 साल की उम्र में गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। तो मुश्किल ये है कि इस मुल्क में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस मुल्क में कानून जो है उसके हाथ इतने लंबे हैं कि वो फ़ौरन आप तक पहुँच जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर इमिग्रेशन कानून तोड़ा, उसके बाद क्रिमिनल लॉ तोड़ा और जो काफ़ी हद तक अपने आप को यहाँ पर डिस्क्रेडिट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए तो यहाँ पर रहना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर उनको प्रिजन हुई है और 1 साल से ज़्यादा का प्रिजन सेंटेंस है तो फिर एक लॉ है डिपोटेशन लॉ, जिसके तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपोटेशन ऑर्डर दे सकते हैं। उसके ख़िलाफ़ हमेशा राइट ऑफ अपील मिलती है, लेकिन अब जजेस का रवैया भी काफ़ी हद तक बदल गया है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो सबसे बड़ी सख्ती इस वक्त लोगों पे अप्लाई हो रही है, जो पहले नहीं होती थी, बल्कि 2014 समझें सितंबर अक्टूबर तक भी नहीं होती थी, वो ये है कि इमिग्रेशन एक्ट 2014 जो अब काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट में आ चुकी है, उसमें अब ये लिखा है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर आए और वो इस मुल्क में रहते रहे और बेशक उन्होंने फैमिली लाइफ भी बना ली, और इससे मुराद ये है कि अगर ओवरसीज़ से कोई आया या आई और उन्होंने यहाँ के लोकल से किसी से शादी कर ली, मिसाल के तौर पर किसी ब्रिटिश आदमी से या ब्रिटिश औरत से शादी कर ली, तो उनको यहाँ पे रहने की इजाज़त इसलिए नहीं मिलेगी कि उन्होंने जानबूझ के क़ानून तोड़ा, और जो यहाँ पे रहते हैं वो जानते थे कि ये क़ानून तोड़ रहे हैं, फिर भी उन्होंने इन्हें क़ानून तोड़ने में यानी उनके साथ मिल गए और उनसे शादी कर ली। और इमिग्रेशन एक्ट 2014 की वजह से अब ऐसे बहुत सारे कपल्स को मुश्किल पेश आ रही है जहाँ पर एक पार्टनर ब्रिटिश है या इंडेफिनिट लीव है और दूसरा पार्टनर जो है उनके पास कोई लीव नहीं है। आज से 1, 2, 3 साल पहले तक भी ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से यहाँ पे रहने की इजाज़त मिल जाती थी, कोई ना कोई वजह होती थी, और आम तौर पे जो ब्रिटिश पार्टनर्स होते थे उनको यहाँ का कानून जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता था कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो कानूनी तौर पे यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अब कानून में इतनी सख्ती हो गई है कि कानून ये कहता है कि अगर आपको ये मालूम है कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं रह सकते या उनके पास इजाज़त नहीं है या कोई लीव नहीं है, तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस या इसका जो भी नतीजा है आपको भी भुगतना पड़ेगा। और ये 2014 की जो एक्ट आई है, इसके आने के बाद जो स्पेशली जुडिशल रिव्यूज़ हैं उनकी जो परमिशंस पहले बड़ी इजीली मिल जाती थी, अब वो परमिशंस बहुत मुश्किल हैं। मैं जानती हूँ हमारे बहुत सारे देखने वाले हैं जो इस वक्त जुडिशल रिव्यू के प्रोसेस से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्हें राइट ऑफ अपील नहीं मिला, और राइट ऑफ अपील जब नहीं मिलता तो जुडिशल रिव्यू के अलावा और कोई चारा नहीं होता, या तो आप अपनी एप्लीकेशंस को अबैंडन कर दें, और अगर आप अबैंडन नहीं करना चाहते तो जुडिशल रिव्यू के तहत ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बाकी बातें मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। देखते रहिए वीनस टीवी।